खाली क्यों है? 10 इंच दहेज वाले वाला है फर्स्ट इंच का। हेलो चलिए आगे आ जाओ। खाली नहीं रखते इधर भी सेफ है 10 इंच। आगे जाओ चलिए कौन सी चलो शुरू करते हैं। ये लिखा तुमने तो जल्दी हाँ पूछे ना बता रहा हूँ। आओ फटाफट अंदर नहीं लिखा चलो मेरे प्यारे बच्चों सबका ध्यान मोड पे अल्ट्रा फोकस मोड। आज हमें ढूंढना है सब कुछ ठीक है। आज का अपना टास्क है हमें एटम की कुंडली निकालनी है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसकी कुंडली निकालनी है। जस्ट बाय यूजिंग विल बी यूजिंग ओनली तुम्हारे गिवन कंडीशंस विच इज योर बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। चलो टेल मी वन थिंग। सबसे पहले विल स्टार्ट विद रेडियस। बोर्ड का पोस्टुलेट था हमारे पास। चलो का ध्यान बोर्ड पे कुछ नहीं करना है। बुक्स कुछ जरूरत नहीं है। बोर्ड के पोस्टुलेट के सामने से उसका जरूरत पड़ेगा दैट्स इट। चलो टेल मी वन थिंग। सबसे पहले कैन आई फाइंड रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट? चलो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? मेरे पास बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है देखो सब लोग। सो कैन आई राइट mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये है हमारे पास ये द्वारा बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट राइट। अच्छा कैन आई राइट vn कौन सा ऑर्बिट में? हर ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग होगी। rn हर ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा तो rn लिखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ से rn कट हो रहा है। कैन आई राइट rn या फिर ऐसे अगर मैं देख लूं सो vn स्क्वायर विल बी 1/4 pi epsilon naught z स्क्वायर बाय rn। ऐसा कुछ मिला मुझे। अच्छा यहाँ से मुझे rn डायरेक्टली मिल सकता है। जल्दी जल्दी बेटा बताओ। चलो यहाँ से मुझे डायरेक्टली rn मिल सकता था। सुनो बच्चों सब लोग ने यहाँ से डायरेक्टली rn मिल सकता था लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों? बहुत कैलकुलेशन है। और देखो देखो बोर्ड पे देखो फोकस इधर रखो। मैंने सवाल ये किया कि rn मिल गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो, लेकिन मैं यहाँ पे एंड नहीं कर सकता। वो तो एंड का वैल्यू डालेंगे तो ऑर्बिट नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट। क्यों वेलोसिटी क्यों? अगर rn भी ढूंढना पड़ेगा rn ढूंढने के लिए। मतलब दो वेरिएबल क्वांटिटी था अभी तो नहीं चलेगा। मैं सुना सब लोग ने तो फॉर्मूला में मजा नहीं आएगा। फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पे डिपेंडेंट हो। तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे फिर? तो बिकॉज ऑफ विच हम सबसे पहले क्या करेंगे? vn को निकालेंगे। तो चलो vn को कुछ क्या कर सकते हैं हम? फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट क्या आ जाएगा बताओ मुझे। सेकेंड पोस्टुलेट से आई कैन फाइंड vn। क्या है सेकेंड पोस्टुलेट का फॉर्मूला? mvr है सबके सामने। nh/2 का यही फॉर्मूला यूज करो बिकॉज vn rn दोनों आ रहे हैं इसमें। चलो तो मुझे vn यहाँ से मिल जाएगा nh/2 pi mrn/c। यहाँ पे याद है सबका? ऐसा कुछ आएगा। चलो अगर मैं vn को इसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? m
n square h square upon 4 pi square m square rn square equals to 1 upon 4 pi epsilon naught z t square upon rn कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, m कट हो जाएगा, और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं। चलो rn को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे rn क्या मिलेगा? rn मुझे जैसे कुछ मिलेगा, यहाँ पे लिख दो, rn मुझे जैसे कुछ मिलेगा, rn will be epsilon naught n square h square upon z pi me square, ये मिल रहा है। क्या मिला हमें? rn का फॉर्मूला epsilon naught n square h square upon z pi me square, बोलो मेरे साथ, epsilon naught n square h square upon z pi me square, बोलो मेरे साथ, बोलो epsilon naught n square h square upon z pi, शुरू में याद रखो epsilon naught n square h square upon z pi me square। अच्छा, can I conclude like this कि यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ rn is proportional to n square and inversely proportional to z। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ epsilon naught constant, h constant, z constant, pi constant, m constant, e constant, अरे सॉरी z is not constant, pi constant, m constant, e constant, तो क्या मैं ये कंक्लूजन ला सकता हूँ rn is proportional to n square and inversely proportional to z, जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो डालो और दूसरा कौन से ऑर्बिट पे तुम्हें उसका रेडियस चाहिए वो डाल दो, आ गया फॉर्मूला। बोर के पोस्टुलेट्स आर ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बोर ने बोला कि भाई तुम रैंडमली कोई भी एटम उठा के बोलोगे कि rn ढूंढो, तो वैसा नहीं होगा, बिकॉज तभी और भी अदर फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि अगर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ओनली कंसीडर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो हाइड्रोजन He+, Li2+, वही तुम्हारा काम में रहता है जो हाइड्रोजन लाइक होता है। तो यहाँ पे rn मिल गया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्टकट दे दूं, ये पूरे शॉर्टकट का वैल्यू दे दूं, तो काम हो जाएगा। चलो, अगर ये पूरे शॉर्टकट का मतलब ये एप्सिलॉन ये सारे कांस्टेंट्स का एप्सिलॉन नॉट h बाय m e, ये सबको अगर मैं सॉल्व कर दूं, यहाँ पे rn का फॉर्मूला क्या मिलता है? rn मिलता है हमें 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। क्या मिलता है rn का वैल्यू? 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। चलो सोचो, हमने क्लास में बैठे बैठे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना हो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्या मैं इजीली निकाल सकता हूँ? चलो पुट अप करो, वैल्यू पुट अप करो। फर्स्ट ऑर्बिट n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और z का वैल्यू तो 0.53 एंगस्ट्रॉम मिल गया हमें हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। क्या वैल्यू मिला मुझे? 0.53, इमेजिन 0.53 एंगस्ट्रॉम। एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है? 4000 to 8000, एवरेज अगर मैं 6000 पकड़ के चलूं, 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो हमें दिखता नहीं है वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये इससे 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10000 गुना छोटा। मैं विजुअलाइज हो रहा है, इतना माइन्यूट है तुम्हारा एटम हाइड्रोजन। सेकंड ऑर्बिट का ढूंढना होगा तो हाइड्रोजन का ही, z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 0.5 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। सोचो, अरे इतनी समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हमें फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ढूंढ लिया क्लास में बैठे बैठे। जोरदार ना? बोर्ड ने सिंपल लॉजिक लगा के बड़ा काम कर लिया। चलो अगेन फिर से, कैन आई फाइंड लाइक दिस? अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। क्या होगा वेलोसिटी? ये यूज कर लूं वापस। सो vn विल बी nh अपॉन 2 पाई m। rn का वैल्यू है मेरे पास अभी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z पाई m स्क्वायर, ये है वैल्यू ऑलरेडी। चलो पाई पाई कट गया, देखो 2 और z अलग अलग लिखता हूँ मैं, mm कट गया, सो vn कितना मिल गया और nh कट गया, सो z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, ये मिल रहा है तुम्हें वेलोसिटी। भाई मजा आ रहा है? कैन आई से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बात सही है, जितना दूर जाएगा उतना स्पीड कम होते रहता है। मरकरी सबसे फास्ट घूमता है, प्लूटो सबसे स्लो घूमता है, राइट? तो जितना दूर जाओगे तुम्हारे सेंटर से उतना उसका स्पीड स्लो होगा। तो ये भी वही बोल रहा है, nth ऑर्बिटल अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो सबसे फास्टेस्ट, लास्ट ऑर्बिट है तो सबसे स्लोएस्ट, राइट? उसके हिसाब से चलेगा। अगर इसका भी मैं जो वैल्यू दे दूं, ये पूरे टर्म का अगर मैं वैल्यू दे दूं, तो vn क्या हो जाएगा पता है? vn will be nothing but
2.1 into 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। भाई सुना बच्चों सब लोग ने? सोचो 2.1 2.22 कुछ भी लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 10⁻⁴ 10⁻⁸ और 10⁶। मतलब सिर्फ 100 गुना ही कम है ना? 100 टाइम्स स्लोअर चल रही है स्पीड ऑफ लाइट से। स्टिल दिस स्पीड इज वेरी वेरी हाई। इतना छोटा इतना फास्ट, जोरदार ना? बता रहे हैं, विजुअलाइज हो रहा है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का नेचर, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की कुंडली, है ना? चलो और क्या ढूंढ सकते हो तुम? वेलोसिटी निकाला, स्पीड निकाल दिया। चलो कैन आई फाइंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ACP, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो ACP का फॉर्मूला क्या होता है? Vn²/Rn, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स नहीं, तो क्या आ जाएगा? v²/r। चलो पुट अप करो ACP में, v² है मेरे पास, v का स्क्वायर यहाँ पे पुट अप कर दो, क्या आ जाएगा? v का स्क्वायर पुट अप करूंगा तो z² e⁴/2 ε0², 4 ε0² n² h² into Rn का वैल्यू क्या है? ε0 n² z by v²। भाई याद रहेगा सबको ये? जो अभी कुछ कट नहीं रहा है ना, शायद कुछ नहीं कट रहा है। तो ACP तुम्हें क्या मिला पता है? मैं ना इधर ऐसे लिख रहा हूँ, z और n को अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है? 4 ε0³ h⁴ और ब्रैकेट में साइड में लिख देता हूँ z³ n⁴। चलेगा? तो 2-3 बार ना लिखना पड़ेगा। तुम्हें मेन चीज जो इसके अंदर याद रखनी है ना, वो है रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। ये 3 चीज तुम्हें याद रखनी है, बाकी जिंदगी में सारी चीजें अपने आप ढूंढ लोगे तुम, बराबर? ये 3 कंपल्सरी याद रखना है, ठीक है? रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। बाकी सब अपने आप, वो 3 में से तुम कुछ भी डिराइव कर सकते हो। एनर्जी लेवल अगर मैं तुम्हें दूंगा तो सारे के सारे एनर्जी लेवल तुम याद कर दो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? ACP निकाल दिया। चलो ACP के बाद में क्या निकाल सकता हूँ? एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो चलो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ मुझे? v = r ओमेगा, ओमेगा विल बी v/r। चलो v का फॉर्मूला है मेरे पास ऑलरेडी, क्या है v का फॉर्मूला? z²/2 ε0 nh, और r का फॉर्मूला भी है मेरे पास, क्या है मेरे पास? ε0 n² h² z by v², बराबर? यही है, वापस कुछ नहीं कट रहा है। ये z है, z और 2 देखो मैं अलग अलग लिखता हूँ, राइट? तो ओमेगा n फिर से तुम्हें क्या मिल गया पता है? पाई me⁴/2 h³ ε0² z² by n⁵। मैं समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा ओमेगा। अच्छा ओमेगा मिल गया तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी में निकाल सकता हूँ? 2πr, राइट? 2πr बोल रहा हूँ, 2πn, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला f, सो ओमेगा इज 2πf, बराबर? सो fn विल बी ओमेगा n/2π, बराबर? तो यही सेम फॉर्मूला से 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई कट हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा? m e⁴/4 h³ ε0² z² by n³। ये सबके शॉर्टकट और वैल्यूज तुम इजीली ढूंढ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ याद इसमें रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, z और n का रिलेशनशिप निकालना रहता है, z और n का रेशियो लेना रहता है। z यूजुअली हाइड्रोजन रहता है, तो z का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है? चलो फ्रीक्वेंसी अगर मिल गया तो टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। हाँ क्या होता है टाइम पीरियड? चलो 1/f, सो 1/fn उल्टा कर दो, 4h³ ε0² me⁴ n³ by z²। भाई समझा सबको? मैं समझाया सबको? n³ by z², समझाया सबको? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका उल्टा। चलो टाइम पीरियड निकालना तो कहना है ऑल्सो फाइंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो वही होगा nh/2π, उसी में से तो बना है,
तो एंगुलर मोमेंटम वापस निकालने की जरूरत नहीं है। सो लीनियर मोमेंटम सीधा सीधा निकाल दो, तो लीनियर मोमेंटम Pn क्या हो जाएगा, चलो करते हैं। सो लीनियर मोमेंटम Pn will be m Vn Rn। सो Pn would be m Vn into Rn कर दो, क्या है Vn, m भी Rn होता है ना, अरे सॉरी Rn नहीं है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है मैं, लीनियर मोमेंटम m Vn। चलो Vn का फॉर्मूला क्या है, कुछ ऐसे वही सेम आ जाएगा, m e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h z बाय n। मैं मालूम पड़ेगा मैं चलो है मेरे साथ कि मैं डिराइव कर रहा हूँ सारी चीजें हो ना, ये फंडामेंटली क्लियर हो। ये हो गया क्या तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। चलो लीनियर मोमेंटम निकाल दिया, एंगुलर मोमेंटम ऐसा टोल्ड यू कि वो सेम ही रहेगा। क्या मैं भी इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ बच्चों, चलो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला V इंटू क्यू, एनर्जी का फॉर्मूला V क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने किया था, इलेक्ट्रॉन है तो V और V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो Q बाय R इनटू टेस्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन और सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, बराबर ना। तो क्या मैं यही सेम फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का C, अंडरस्टैंड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E into minus E upon Rn। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बताओ किसको नहीं समझाइए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R मतलब प्रोटॉन मतलब Z ही लिखना पड़ेगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज लेना पड़ेगा। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी माइनस लेना पड़ता है, इंटेंसिटी देते तो माइनस प्लस नहीं लेते हैं, प्लस ही रखते हैं बिकॉज वो वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। स्केलर है तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा। बच्चों सुना सब लोग ने, तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट अप करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा, और Rn का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन Z पाई E स्क्वायर। मैं सुना सब लोग ने, ऐसा कुछ हो जाएगा, सिर्फ पाई कट रहा है और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा। तो चलो इसको रीअरेंज करो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, m z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। आर यू गेटिंग? अगर ये हमें मिल गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, potential energy is proportional to z square and inversely proportional to n square। Can I say like this? और ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं होगा। चलो कैसे, क्यों सेम क्यों रहेगा, बस सब एनर्जी है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m v का स्क्वायर करो, क्या है z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों ध्यान है सबका, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, चलो 4 2 से कितना होता है 8, पता है सबको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। देखो ये सिर्फ ये 4 का 8 हुआ, बाकी सब सेम है, बिकॉज वो कभी भी चेंज होगा ही नहीं ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि भाई वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर आया इसलिए नेगेटिव साइन आया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये मैंने ग्रेविटेशन से बताया तुम्हें। पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आया मतलब इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही आ रहा है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रहा है। सो अगेन आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और लास्ट मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ। चलो सो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1/8 माइनस 1/4 विल बी माइनस 1/8, बराबर, बाकी सब कुछ सेम है। सो टोटल एनर्जी मिल गया मुझे माइनस 1/8 mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। वैसे सुनो बच्चों सब लोग ने, ऐसा कुछ मुझे मिलेगा। Therefore I can conclude total energy is proportional to z square और inversely proportional to n square, हमेशा सेम ही रहेगा। अगर मैं टोटल एनर्जी के पूरे कांस्टेंट को सॉल्व करके अगर तुम्हें वैल्यू दे दूं
सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है 13.6 Z²/n² eV। तुम्हारे 90% न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं -13.6 Z²/n² eV में। eV में क्यों? बिकॉज सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। याद रहेगा सबको 90% न्यूमेरिकल तुम्हारे इससे सॉल्व हो जाता है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या निकाल सकता हूँ? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी सेम प्लस 13.6 Z², चलेगा ना? n² eV ये बाइंडिंग एनर्जी। सो कैन आई कंक्लूड लाइक दिस? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ टोटल एनर्जी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी को माइनस कर दो। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से इक्वल हो जाएगा। मजा आया बच्चों? ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन का कूलिंग इनसाइड योर एटम। हाउ वाज इट? इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी। बाकी सारी चीजें तुम रन टाइम पे ढूंढ सकते हो, बाकी सारी चीजें तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हारे लाइफ तुम्हारे सामने रन टाइम पे सब ढूंढा, वैसे तुम रिलेशनशिप ढूंढ सकते हो। रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम सारे का ये सारे सकता है। मजा आया सबको? इजी? चलो स्टार्ट। ओ भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? मस्त है एकदम। हाँ सेम है, वो रिलेशनशिप भी सेम है। मजा आया बढ़िया। 1 पेज पूरा एक पेज पे आ गया सारी चीजें। चलो देखो
चलो उड़ो। अभी उड़ो। ये फर्स्ट 3 सेक्शन है उड़ो। दो उड़ो। बच्चों 2 उड़ा रहा हूँ। पूरे पूरे। हो गया? शुरू किया लिखना बेटा।
Guys, are you everything now?
उड़ाऊ नहीं है। कितना आ गया बेटा? लास्ट वाला उड़ा दो। हो गया? इधर भाई लोग वैसे फोन से तुम लोग का चार्जिंग ग्रुप हो गया। लास्ट पार्ट ये वाला और तुम लोग का यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे कितना ओके दे बाइंडिंग एनर्जी नहीं होना। इससे पहले और कुछ सीखा बच्चा बैठे अल्ट्रा फोकस मोड चलोगे अच्छे से ध्यान दो। शांति से सुनो। छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है। Then we'll be done with the first section of this chapter. Atoms and nuclei. Next section we'll be doing numericals on this. जो आज मैंने सीखा उसमें, ठीक है? So आज अपन टॉपिक खत्म कर देते हैं। टॉपिक खत्म करने में एकदम सिंपल है। चलो अभी सबके ध्यान बोर्ड पे रेडी? क्या हुआ? हेयरकट गलत हो गया? चलो। So अभी हुआ क्या? Let's understand. Almer. So Almer है Almer. Oh भाई लोग यार फोकस करो। Almer ने सबसे पहले he worked with H alpha, H beta, H delta spectral lengths. पता है? Yes sir. पता है? So बालमर ने सबसे पहले काम किया H alpha beta delta spectral lengths पे। उसका मतलब क्या होता है वो मैं तो बताता हूँ। उससे ना कुछ एनर्जी हाइड्रोजन के एटम को दी और कुछ निकाल दी। तो उसे ना कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ वेवलेंथ और वेव नंबर उसे मिले। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बालमर ने हमें फॉर्मूला दिया। सो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम बालमर ने फॉर्मूला दिया 1/लैम्ब्डा इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर और ये r का वैल्यू उसने दिया 1.095 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्या वैल्यू दिया उसने? अभी ये इसका उसे प्रूफ नहीं दिया था। उसने बोला कि भाई मेरे एक्सपेरिमेंट से अगर ये फॉर्मूला में तुम डालोगे मेरा ऑब्जर्वेशन से मैंने ये कंक्लूड किया है कि n is any higher orbit हो सकता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता हो उसे तो पता नहीं था बिकॉज़ बोर्ड के जब पोस्टुलेट्स बने नहीं थे। तो उसे ये फॉर्मूला बनाया फॉर वेव नंबर और वेवलेंथ भी तुम बोल सकते हो 1/लैम्ब्डा का। अभी फास्ट फॉरवर्ड फ्यू इयर्स कौन है अपना बोर्ड। अभी बोर्ड ने दे दिए अपने पोस्टुलेट्स। अभी मुझे बात बताओ बोर्ड के थर्ड पोस्टुलेट्स है, ध्यान से समझना। फ्रॉम बोर्ड थर्ड पोस्टुलेट
ध्यान है सबका? क्या है बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट? E हायर ऑर्बिट माइनस E लोअर ऑर्बिट इज h न्यू। इसको मैं बोल दूं हायर बिकॉज इसे n यूज किया ना, और इसको मैं बोलूं लोअर ऑर्बिट। बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? क्या मैं ये इसमें बोर्ड ने बताया, चलो बोर्ड में देखो ना, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, बोर्ड में देखो, सीखो पहले क्या है ये, इंटरेस्टिंग है, मस्त है। बॉयज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? h न्यू एनर्जी का फॉर्मूला मैंने दिया तुम्हें, क्या दिया? माइनस 1/8 mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ऑफ माइनस mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। भाई ऐसे को मालूम पड़ा? अगर मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं सारे कांस्टेंट्स को, इसको एक्स की बार लिख देता हूँ, अगर मैं सारे कांस्टेंट्स को अगर बाहर निकालूं, सुना क्या कर रहा हूं मैं? सारे के सारे कांस्टेंट्स को अगर बाहर निकालूं तो क्या बचेगा? mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। और अगर मैं hc को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर hc को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू mz स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। भाई सुना सब लोग ने? 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर ये पूरे टर्म को हमने सॉल्व किया, m का वैल्यू, e का वैल्यू, 8 का वैल्यू 80 होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, h का वैल्यू, c का वैल्यू, अगर ये पूरे टर्म को अगर हमने सॉल्व किया तो 1 अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला मिलता है r z स्क्वायर 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और ये पूरे का मतलब है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है ये पूरे का मतलब? और रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू इसने दिया 1.0, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू था 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये से कैलकुलेट करके बोला था, और ये रिडबर्ग का एक्चुअल वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला आया, लेकिन इसके p के बदले उधर 2 आ रहा है। सुना सब लोग ने? इसे p बोला हायर ऑर्बिट, इसे p बोला लोअर ऑर्बिट, और n मतलब हायर ऑर्बिट। तो ये पूरा सेम फॉर्मूला है, लेकिन p के बदले इसका 2 वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ वो हम देखेंगे, वो राज को समझते हैं, ठीक है? लेकिन ये तो पता चला क्या किया, सेम चीज बोर्ड के थर्ड पोस्टुलेट से प्रूव हो रही है। तो विजुअलाइज हो, बोर्ड के थर्ड पोस्टुलेट से प्रूव हो रही है। पहले ना वन मोर थिंग, तुम यही सेम फॉर्मूला को चेंज इन एनर्जी करके भी तो लिख सकते हो। चेंज इन एनर्जी बराबर m e रेज़ टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अगर ये पूरे को ev में कन्वर्ट करके अगर मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हो ना बच्चों, चेंज इन एनर्जी। दो ऑर्बिट के बीच में चेंज इन एनर्जी ढूंढना है, वही वो ना 13.6 लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 13.6 हायर ऑर्बिट स्क्वायर। पर मालूम पड़ा माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना इधर। तो यही सेम फॉर्मूला तुम चेंज इन एनर्जी करके भी लिख सकते हो, यही सेम फॉर्मूला आगे तुम वेव नंबर के टर्म्स में भी तुम ये लिख सकते हो। इनसे तुम्हारे ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो तुम सोचो सेम चीज वापस मिली, लेकिन बाल्बर के फॉर्मूला में 2 आ रहा है। वो 2 क्यों आ रहा है, वो उसका जवाब हमें मिलेगा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, हम ना अलग अलग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे, हम अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जंप करेंगे, अलग अलग ऑर्बिट से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। समझो कि फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जंप करेंगे, पर हम देखेंगे कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सेम वापस सेकंड फ्लोर अगर एक रेफरेंस लिया तो थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, थर्ड फ्लोर रेफरेंस लिया तो चौथे वाले फ्लोर पे ऊपर से नीचे हमेशा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत कड़क चीज है, बहुत ही जोरदार चीज है।
इसमें से मैं तुम्हें जो बताऊंगा उतना रट लो, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स यू हो जाएंगे। शायद केमिस्ट्री में भी तुम्हें टीचर से सेम चीज बोली होगी। सो अभी है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 1। मैंने 5 ऑर्बिट इनफिनिट तक ऑर्बिट लिया, 5 का रेफरेंस लिया है। अगर एनी ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो बाहर देगा, जो वेव नंबर और वेवलेंथ देगा, उसको हम बोलते हैं लेवेंथ सीरीज। क्या बोलते हैं उसको हम? तो उसका लैम्ब्डा का फॉर्मूला भी हमने जस्ट निकाला। अच्छा, इस वजह से R लिखा है बिकॉज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। क्या ये? दिस इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भाई सुना सब लोग ने? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसके लिए Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/r = 1 लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 अपर ऑर्बिट स्क्वायर। लोअर ऑर्बिट क्या है? 1, तो 1 प्लस में फ्रॉम एनी रैंडम ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट पे आया है, तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम? बाल्मर ने इसके भी पहले रूल लिया था ये फॉर्मूला। फिर कौन है? पार्शियल एनी रैंडम ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियल एनी रैंडम ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। जो भी एनर्जी रिलीज करेगा वो वेव नंबर है, ब्रैकेट सीरीज। फोर्थ ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n कैन बी एनी हायर ऑर्बिट। n का मतलब क्या हो जाएगा? एनी हायर ऑर्बिट। एनी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी बाल्मर के फॉर्मूले में 2 ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया? 1 2 3 4 क्यों नहीं आया? सिर्फ 2 ही आया उसके फॉर्मूला में। बस सवाल समझा ना तुम्हें? बाल्मर ने तो पहले फॉर्मूला दे दिया, उसको रिस्पेक्ट मिली, लेकिन उसके फॉर्मूला में पहले से 2 ही क्यों आया? ये लोगों को 1 भी मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, सब मिला ना। तो उससे तो पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया था भाई ने, तो सब मिलना चाहिए था ना उसे। टोटल एनर्जी 4 टाइम। नहीं हाइड्रोजन के लिए नहीं होगा। हाइड्रोजन का है ना, उसे H अल्फा H बीटा, H इज हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन नहीं है। किस में नहीं, लेकिन एनर्जी लेके वो चेंज कर सकते हैं, जंप करा सकते हैं, वही है चैप्टर का मेन पर्पस। तो चलो मैं तुम्हें सबका स्पेक्ट्रम बता दो। लेवेंथ सीरीज, यस किससे बोला? परफेक्ट। लेवेंथ सीरीज फॉल्स अंडर यूवी स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज फॉल्स अंडर विजिबल स्पेक्ट्रम। पार्शियल सीरीज फॉल्स, इसका जो वेवलेंथ आता है ना, उसका वैल्यू ये सीरीज के अंदर मैच होता है। ये नियर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में सब कुछ, तो भी शायद बाल्मर बहुत पुराना बंदा था, सो टेक्निकली उसे H अल्फा H बीटा H डेल्टा एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहा था, तो उसे बाहर विजिबली क्या आ रहा था? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट सॉरी थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, उसे बाहर आउटपुट यही दिख रहा था। ये सब तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहेगा, अगर होता भी होगा तो। भाई सुना, बिकॉज मे बी उसके टाइम पे उस समय नहीं होगा उसके पास कुछ चीज है, लेकिन उसे क्या दिखाई दे रहा था? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके लिए उसके फाइनल आंसर में सिर्फ क्या आया? 2। कड़क ना, जोरदार ना एकदम। इसके लिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज जो भी वेवलेंथ आते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल होता है। अगेन हर ऑर्बिट का खुद का एनर्जी होगा, ये सुनो। अगर फर्स्ट बेंच है तो इधर का एनर्जी लेवल अलग है, सेकंड बेंच का एनर्जी लेवल अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग होगा। अभी रीड ऑल ऑफ यू, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग होगा। अगर हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या है फॉर्मूला? मैंने 13.6 हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1, n का वैल्यू डाल देगा, जो ऑर्बिट चाहिए वो। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट डाला तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना है? -13.6 eV। क्या है वैल्यू मुझे? माइनस, भाई बोलो ना क्या हुआ है? 13.6 eV। सेकंड ऑर्बिट वापस से फॉर्मूला में डालो, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करना, तो 13.6 डिवाइड बाय 4 क्या मिला? 3.4 eV। वैसे 1.51 eV, 0.85 eV, -0.54 eV। एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो चलो अभी अगर हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट है, बराबर, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी रिलीज होता है, वही मैंने लिखा है तुम्हें कल के लेक्चर में। तो कभी भी तुम्हारा न्यूमेरिकल हाईएस्ट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे
तुम्हें पूछेंगे कि भाई फाइंड वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो या तो तुम बड़ा लैम्डा वाले फॉर्मूला से सॉल्व करो या तो ओरली करो। ओरली कैसे? चेंज लेगा एनर्जी का -13.6 -3.4, तो आ जाएगा कुछ 10.2 के आसपास, 10.2 eV, तो 1240 अपॉन लैम्डा इज 10.2। एचसी का शॉर्टकट मैंने दिया है होल नेचर में 1240 eV के अंदर, हो गया तुम्हारा काम। देख के आंसर आ जाएगा एचसी का लैम्डा करके। समझो कि थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे जंप किया, तो 13.6 में से 1.5 हटा दो, कितना हो जाएगा 12। निकाल दो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो मांगा है वो। चेंज इन एनर्जी से क्विकली आंसर आता है। मैं सुना सब लोग ने, इसके लिए हर एक ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू तुम्हें याद रखना है और एकदम सिंपल है याद रखना। देखो 13.6 ये 33 आता है, 13.6 ये 3.4, 3.4 का आ रहा है 1.5, ये तीन तो ऐसे ही याद हो जाता है। 13.6 तो याद ही रहता है, 3.4 और 3.4 का आ रहा है 1.5, ऐसे करके याद रखो। और फिर ये और थोड़ा आधा हो रहा है 0.85 और 0.5। वैसे सुना सब लोग ने, तो ये ईवी में याद रख दो, तुम्हारा काम एकदम आसान हो जाएगा। मजा आया बच्चों? ईवी। चलो एक सवाल, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मिनट अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, क्या करना है मुझे? अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है, तो सुना सब लोग ने, तो मैं कहां से जंप कराऊं? कौन से? फर्स्ट ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट शुड बी फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैं कहां से जंप कराऊं इफ आई वांट मैक्सिमम वेवलेंथ? दो आंसर मिले मुझे, ई सिंग सेकंड ऑर्बिट, बाकी लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट। ध्यान है बेटा? नहीं है बेटा, प्लीज फोकस करना। सेकंड आएगा, सेकंड आएगा कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट क्यों सेकंड? सुनो, परफेक्ट परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। सुना सुना, मैं दिमाग लगाओ, मुझे वेवलेंथ क्या चाहिए? मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। इन्फिनिटी से जंप करोगे तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी गैप मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी गैप किधर आएगा? सेकंड ऑर्बिट से आएगा। सेकंड ऑर्बिट से जंप करेगा तो इन्फिनिटी से तो कम किया है एनर्जी डिफरेंस, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। परफेक्ट लॉजिक। तो कहां से जंप करना चाहिए वो? सेकंड ऑर्बिट। और सबसे कम वेवलेंथ चाहिए तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। इन्फिनिटी से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा लेकिन वेवलेंथ सबसे कम। अगर चलो मैं बोल रहा हूँ फाइनल ऑर्बिट शुड बी सेकंड ऑर्बिट, मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, कहां से जंप करोगे? थर्ड ऑर्बिट से। वेरी गुड, कॉमन सेंस। और कम वेवलेंथ चाहिए तो इन्फिनिटी। मजा आया सबको? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, तो डरने का नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है। तुम्हें बोलेगा इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड गोज टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट। मतलब जितना एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या पता है? जो ऑर्बिट में है एक बार एक्साइट हुआ तो एक बार उड़ी मारेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बार एक्साइट हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो 2 बार जंप मारेगा, थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट एंड इट गोज टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट। मतलब सेकंड ऑर्बिट में था 3 बार एक्साइट हुआ, 1 2 3, तो कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट। तो इतना एनर्जी उसे लगेगा, देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस वजह से इंग्लिश में इधर उधर करते हैं, बाकी क्वेश्चन हिंदी रहते हैं। कैसा लगा? एंजॉय? मैडम में अच्छा एक चीज बाकी रह गई जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो राज बोल रहा था ना, किससे ये ढूंढा बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट, डी ब्रॉयने ढूंढा, जल्दी बता। वो सिर्फ छोटा सा 5 मिनट का सेक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज तो जल्दी से बड़ा दिया। कुछ
एक चीज नोटिस की तुमने हाईएस्ट एनर्जी क्या है बच्चों कोई भी कॉन्सेप्टिव ऑर्बिट के बीच में हाईएस्ट एनर्जी गैस देखो सेकंड एंड फर्स्ट के बीच में 10 eV का। बाकी देखो इधर 1.5 eV का, इधर 0.8 eV का, इधर 0.3 eV का। हाईएस्ट एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट से सेकंड में जंप कराना मुश्किल होता है, ठीक है भाई। लिखा गेडी खत्म कर दो, लिख के खत्म कर दो। बैठा हो गया आज, अच्छा था। यस
हाँ